सो वेलकम बैक गाइस वी लर्नर। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी के तीसरे एपिसोड में उनके कोटेशंस को टच करने वाले हैं जो बाकी के बचे हुए थे। तो आगे क्या बोलते हैं रॉबर्ट कियोसाकी? द ट्रबल विद स्कूल इज दे गिव यू द आंसर देन दे गिव यू द एग्ज़ाम, दैट्स नॉट लाइफ। यानी कि स्कूलों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो पहले हमको आंसर देते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम होता है, यानी कि उसके बाद एग्ज़ाम लेते हैं। और रोबोट ये बोल रहे हैं कि लाइफ ऐसी नहीं होती। लाइफ में ऐसा नहीं होता कि पहले आपको आंसर मिलेगा उसके बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। नहीं, लाइफ में क्या होता है कि पहले एग्ज़ाम लिया जाएगा उसके बाद आंसर मिलेगा। लेकिन स्कूल में इसका अपोजिट होता है, पहले आंसर मिलेगा उसके बाद एग्ज़ाम होगा। और हमको लगेगा कि बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि लाइफ में ऐसा नहीं होता कि पहले आंसर मिलेगा उसके बाद हमको एग्ज़ाम देना होगा। ऐसा नहीं, पहले एग्ज़ाम देना होगा लाइफ में, उसके बाद आंसर मिलेगा। क्यों ये दोनों इतने अपोजिट हैं स्कूल को और हमारी जो लाइफ है डे टू डे उसकी? क्योंकि स्कूल में जो नॉलेज है वो थियोरेटिकल होती है, उसमें हमको अपने माइंड में फीड करना होता है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है, जिसके लिए हमको पहले आंसर मिलता है, उसके बाद हम एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन लाइफ में प्रैक्टिकलिटी में और रियलिटी के बेस पर ही हमको क्या मिलता है? आंसर मिलता है। और प्रैक्टिकली जब हम किसी काम को करते हैं वो प्रैक्टिकली करना ही हमारे लिए एग्ज़ाम है, और जो उससे आउटपुट निकलेगा वो हमारा आंसर है। तो ये यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं कि लाइफ में एग्ज़ाम पहले होता है, उसके बाद रिज़ल्ट मिलेगा, यानी कि उसके बाद आंसर मिलेगा। अगला जो कोटेशन है उनका, कंप्लेनिंग अबाउट योर करंट पोजिशन इन लाइफ इज़ वर्थलेस, हैव अ स्पाइन एंड डू समथिंग अबाउट इट इंस्टेड। अपनी अभी की सिचुएशन के बारे में, अभी की जो बोल सकते हैं कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं अभी आपकी लाइफ में, उसके बारे में कंप्लेन करना वर्थलेस है, यानी कि बेकार है। कंप्लेन करना ही बेकार है, चाहे वो अभी की पोजीशन हो, चाहे पहले की पोजीशन रही हो, और चाहे आने वाली कोई पोजीशन हो, उसके बारे में कंप्लेन करना वर्थलेस है। और क्या बोलते हैं वो? हैव अ स्पाइन। स्पाइन माने जो हमारी बैकबोन में एक स्पाइन होती है, उसको स्पाइन बोलते हैं। वैसे उसी में बोल रहे हैं इससे अच्छा मजबूत बनो और इसके बारे में कुछ करो। यानी कि कंप्लेन करने के बजाय वही कोटेशन जो अभी इन्होंने पहले भी हमने टच किया था कि डोंट ब्लेम अदर्स, यानी कि अब दूसरों को तो हम ब्लेम करते ही हैं कि उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, ऐसा वैसा वैसा, लेकिन अपनी पोजीशन, अपनी बोल सकते हैं अपनी सिचुएशन को भी ब्लेम करते हैं कि मेरी तो सिचुएशन ही ऐसी है। चलो लोग नहीं मेरे साथ कुछ कर रहे हैं, मैं लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मेरी तो सिचुएशन ही ऐसी है, अब मैं क्या करूँ? तो यहाँ पर भी रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं अपनी सिचुएशन को भी ब्लेम मत करो, वो वर्थलेस है, वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि सिचुएशन को तो चेंज नहीं किया जाता ना। इससे बेटर क्या है कि खुद को बेटर करो, ताकि उस सिचुएशन में आप अच्छे तरीके से एक्ट कर सको। तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं डू समथिंग अबाउट इट इंस्टेड, और जल्दी उसके बारे में कुछ करो, यानी कि एक्शन लो। और एक्शन कब लोगे? जब बेटर बनोगे। तो ये यहाँ पर है कि डोंट कंप्लेन यूर करंट पोजिशन। आगे बोलते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, सक्सेसफुल पीपल आस्क क्वेश्चंस, दे सीक न्यू टीचर्स, दे आर ऑलवेज लर्निंग। यानी कि जो कुछ कमाल का करते हैं, कुछ अलग होते हैं, 5% लोग 95% लोगों से जो अलग होते हैं, वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं। दे आस्क क्वेश्चंस, यानी कि वो अच्छे सवाल होते हैं उनके पास, अच्छे जवाब तो बहुतों के पास होते हैं। रटे रटाए माइंड फीड कर रखा है जवाबों से, अच्छे जवाब तो सबके पास होते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल पर्सन होता है उसके पास क्या होता है? क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी, कमाल के क्वेश्चंस, जिनको पूछ करके कुछ कमाल का उसमें से निकल सके, कुछ कमाल का वो सोच सके, उसकी थिंकिंग डेवलप हो सके, उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके, वो अपना टाइम को इफ़िशिएंटली मैनेज कर पाए। इस टाइप के वो क्वेश्चन अपने आप से पूछता है कि मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं ये जो काम कर रहा हूँ उसको और बेटर कैसे कर सकता हूँ, या मैं अपना प्लान को और कैसे एग्जीक्यूट करने में उसको बहुत ज़्यादा उस पर फोकस कर सकता हूँ, बोल सकते हैं। दे सीक न्यू टीचर्स, हमेशा कॉन्स्टेंटली सीखते रहते हैं, लर्नर। यानी कि एक क्वालिटी अगर हम सब में से ले तो वो क्या है? लर्निंग की। और लर्निंग किससे होती है? टीचरों से, यानी कि मेंटर्स से।
वो हमेशा नई टीचर्स को ढूंढते रहते हैं, चाहे वो फाइनेंस की फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस की फील्ड में हो, इन्वेस्टमेंट की फील्ड में हो, स्टॉक मार्केट की फील्ड में हो, कोई भी फील्ड हो, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग की फील्ड में हो, हाउ टू फेस अ कैमरा, या कोई भी चीज़ वो सीखने के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा न्यू टीचर्स को ढूंढते हैं और हमेशा दे आर ऑलवेज लर्निंग, हमेशा सीखते रहते हैं। तो यानी कि हमको भी कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहना है, हमेशा सीखते रहना है। जो भी काम हम कर रहे हैं, वी लर्नर में ये कोर्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, तो हम सीख रहे हैं कि कुछ देखा, पढ़ा, समझा, उसके बाद उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया और वहाँ से जो एक्सपीरियंस हो रहा है उससे सीख रहे हैं। तो यही लर्निंग है। और इससे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके माइंड में उठ सकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपके पास एक अच्छा टीचर है जिससे कि आप सीख रहे हो। वो कोई भी हो सकता है। अगला कोटेशन उनका, इफ़ यू वांट टू बी रिच यू नीड टू डेवलप योर विजन, यू मस्ट बी स्टैंडिंग आउट द एज ऑफ द टाइम गेजिंग इनटू द फ्यूचर। यानी कि अगर आप रियल में, सच में अगर रिच होना चाहते हो, सभी होना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी विजन को डेवलप करना। मस्ट इम्पोर्टेंट है अपनी विजन को डेवलप करना। विजन क्या होती है? विजन वो होती है जो अभी है नहीं, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट कुछ आने वाले टाइम में दिखेगा। अभी नहीं दिखेगा, 1, 2, 3, 4 साल के लिए नहीं दिखेगा, लेकिन बाद पर उसका रिज़ल्ट हमको शो होगा। वो पिक्चर हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तो और उस पर हमको काम करते रहना है। और इस काम को करते रहने से ही और हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर होने से ही ये विज़न कहलाएगी। इसको विज़न बोलते हैं। और वो बोलते हैं यू मस्ट बी स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ टाइम गेजिंग इनटू द फ्यूचर। यानी कि आपको टाइम से आगे, यानी कि फ्यूचर में जा कर के देखना होगा कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकलने वाली हैं। तो ऐसे ही अगर किसी की विज़न है कि मुझको वीडियोस के थ्रू कुछ करना है, मुझे डिजिटली कुछ करना है, तो डिजिटल का फ्यूचर बहुत ही एडवांस्ड है। 2030 में मेटावर्स की बात हो रही है, यानी कि मेटावर्स कमाल का करने वाला है कुछ आने वाले टाइम में। तो डिजिटली का स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी अगर जिसकी विज़न है, जो अभी से उसकी तरफ एक्शन लेना स्टार्ट कर देगा, तो वो रिच की तो बात ही छोड़ो, वो तो वो छोटा पॉइंट है, तो वो एक अलग ही लेवल का पर्सन बन सकता है। जैसे कि अभी ये जियो लॉन्च हुआ था 2017 में या 16 में, तो तैयारी कब से हुई थी? 10 दिन पहले बोल दिया था उन्होंने कि हाँ चलो अब जियो को लॉन्च कर देते हैं। कम से कम 5-6 साल, 3-4 साल पहले से उसकी तैयारी चल रही थी होगी कि इसको मार्केट में उतारेंगे, मार्केट डिस्ट्रप्शन कर देंगे। क्योंकि जियो फ्री एकदम लॉन्च हुआ तो सारे जो अदर डिस्ट्रीब्यूटर थे, सिम्स थे, वो सब के सब हिल गए, ये क्या हो गया। तो ऐसे ही कोई भी जब बड़ा विस्फोट होता है तो उसकी तैयारी पहले से होती है। टाइम लगता है उसमें, प्रैक्टिस लगती है, मेहनत लगती है, विजन लगती है, ड्रीम लगता है, हार्ड वर्क लगता है। तो यही पॉइंट है यहाँ पर कि आपको विजन रखनी होगी अपनी, अगर कुछ कमाल का, ढंग का करना है लाइफ में। तो आगे इनका अगला कोटेशन है, इफ़ यू आर स्टिल डूइंग व्हाट मम्मी एंड डैडी सेड फॉर यू टू डू, गो टू स्कूल, गेट अ जॉब एंड सेव मनी, यू आर लूजिंग। यानी कि अगर आप अभी भी वही कर रहे हो जो आपकी मम्मी पापा ने आपको करने के लिए कहा, कि स्कूल जाओ, अच्छी नौकरी लो और पैसे बचाओ, तो आप कुछ खो रहे हो। देन यू आर लूजिंग समथिंग। वाई? क्यों बोल रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी ये? गो टू स्कूल का मतलब होता है कि ज़्यादातर बच्चे, कोई भी देख लो आप, 12th कंप्लीट करने के बाद या अपनी कॉलेज की ग्रेजुएशन करने के बाद या अपना कोई भी मास्टर करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद सीखना छोड़ देते हैं। वो यहाँ पर बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी। ऐसा नहीं बोल रहे कि आप स्कूल ही छोड़ दो, आप नौकरी मत करो, आप पैसे ही मत बचाओ, ये नहीं बोल रहे, लेकिन इससे भी आगे जाना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल गए, वहाँ पर 12th किया, अपना ग्रेजुएशन करी अपनी, उसके बाद बुक्स को देखा ही नहीं ज़िंदगी में कभी, तो वो नहीं करना है। रॉबर्ट कियोसाकी ये बोल रहे हैं, बुक्स को हमेशा पढ़ते रहना है, कुछ सीखते रहना है, कुछ भी करना है, लेकिन अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहना है। गेट अ जॉब का मतलब है कि जॉब तो आप किसी कंपनी में कर रहे हो, एक एम्प्लॉय हो, उस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, लेकिन वहीं तक ही नहीं रुकना है, खुद के लिए भी काम करना है। आप क्या करते हो? किसी कंपनी में काम तो आप दूसरी कंपनी के लिए करते हो,
लेकिन आप क्या करते हो वो इससे डिफाइन होता है कि आप जॉब के अलावा अपने खाली टाइम में क्या करते हो। उसमें कुछ क्रिएटिव करते हो, उसमें कुछ ऐसा करते हो जो आप बोल सको कि हाँ ये मेरा काम है, ये मैं करता हूँ। तो गेटिंग अ जॉब से एक स्टेप आप आगे बढ़ गए, जो रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं। एंड थर्ड वन इज़ पैसे बचाओ। सेव मनी तो सभी करते हैं, मनी सेव करने से भी फार बेटर है कि उस मनी से कुछ पोर्शन निकाल करके इन्वेस्ट किया जाए। और सबसे इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी होती है? अपने माइंड में, अपने ब्रेन में, जो कि बुक्स के थ्रू हो, जो कि कुछ भी सीखने के लिए हो, कुछ भी ऑनलाइन कोर्स परचेस कर सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो, कोई स्किल एक्वायर कर सकते हो। तो वहाँ पर अपने मनी को इन्वेस्टमेंट करना है, वहाँ पर इन्वेस्ट करना है। कोई स्टॉक मार्केट सीख सकते हो, कोई कुछ भी सीख सकते हो। तो यानी कि वहीं तक नहीं रुकना है, फार विज़न रखनी है, स्कूल तक नहीं रुकना है। अपनी पढ़ाई को कॉन्स्टेंटली, अपनी एजुकेशन को बढ़ाते रहना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना है, अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहना है। जॉब में सिर्फ कंपनी तक नहीं रुकना है, एक एम्प्लॉय तक नहीं रुकना है, उससे भी आगे खाली टाइम में आपको कुछ प्रोडक्टिव करना होगा। और सेव मनी के अलावा आपको इन्वेस्ट भी करना होगा खुद के ऊपर पहले तो। उसके बाद जब आप खुद पे इन्वेस्ट कर लोगे, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप अच्छे तरह से चूज़ कर सको कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं करना है। अगला जो कोटेशन है, ऑफन द मोर मनी यू मेक द मोर मनी यू स्पेंड, दैट्स वाई मोर मनी डजेंट मेक यू रिच, एसेट्स मेक यू रिच। अक्सर ऐसा होता है कि मोर मनी जब हम कमाते हैं, ज़्यादा पैसा हम जब कमाते हैं तो उतना ही हम स्पेंड कर देते हैं, उतना ही हम खर्च कर देते हैं। तो यही होता है और यही वजह है कि पैसा आपको रिच नहीं बनाता। ये यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं। यानी कि बेसिकली जो हम सोचते हैं कि ज़्यादा मनी हमको मेक रिच करेगा, ज़्यादा मनी से हम इक्वली रिच, तो ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है। यही रॉबर्ट कियोसाकी बता रहे हैं क्योंकि जितनी मनी हम क्रिएट करेंगे, जितनी मनी हम ज़्यादा हम अर्न करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम उसको स्पेंड कर देंगे। तो यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं कि मनी डोंट मेक यू रिच, एसेट मेक यू रिच। यानी कि एसेट ही आपको रिच बनाता है। तो अपना पूरा फोकस एसेट्स पे डालना है बजाय कि मोर मनी को क्रिएट करने के लिए। क्योंकि एसेट एक बार क्रिएट हो गया, एसेट एक बार बन गया, तो मनी तो वो प्रोड्यूस करेगा ऑटोमेटिकली। तो यही है कि खुद को एसेट मत बनाओ मैं खुद ही ज़्यादा पैसा कमाऊँ। इसके बजाय ऐसे एसेट्स को क्रिएट करो जो खुद में अपने आप एक सिस्टम क्रिएट हो जाए, जिससे कि वो मनी वहाँ से क्रिएट होते रहे। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि हम वहाँ पर एसेट्स को क्रिएट करें। और यही वहाँ पर बता रहे हैं कि ज़्यादा मनी को अर्न करने के लिए हमको एसेट्स पे फोकस करना होगा, बजाय इसके कि हम अपनी अर्निंग को बढ़ाएं। अर्निंग बढ़नी भी ज़रूरी है, तभी तो एसेट्स पे इन्वेस्ट करोगे। लेकिन अपने एक्सपेंसेस को और अपनी इनकम को बैलेंस में रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो कोटेशन उनको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि ये प्रोक्रेस्टिनेशन से रिलेटेड है। द मोस्ट लाइफ डिस्ट्रॉइंग वर्ड ऑफ ऑल इज़ द वर्ड टुमारो। सभी शब्दों में ज़िंदगी को सबसे अधिक बर्बाद करने वाला शब्द कल है। यानी कि सबसे ज़्यादा लाइफ जो डिस्ट्रॉय होती है वो किस वर्ड से होती है? कल कर लेंगे ना, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 10 दिन बचे हैं, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। वो कल 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 करते करते टाइम ही ख़त्म हो जाता है। तो यही है कि प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। टाइम मनी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार निकल गया तो वापस नहीं आ सकता। तो अपने टाइम को बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि मैं टुमारो कल करूँगा, परसों करूँगा, नरसों करूँगा। जो काम अभी करना है तो अभी करना है। जैसे कि शूट कर रहा हूँ तो रात के अराउंड 11 बजने वाले हैं अभी, तो कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कि कल करूँगा, आज करना है तो अभी करना है भाई। तो यही है डिस्ट्रॉइंग लाइफ को सबसे ज़्यादा जो करता है वो है टुमारो, प्रोक्रेस्टिनेशन। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन का कीड़ा अपने अंदर से निकालना है और एक्शन लेना है आज ही, जो आपको काम करना है उसके बेसिस पे। एंड आज का जो लास्ट कोट है उसको हम लेने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। द साइज ऑफ योर सक्सेस इज़ मेजर्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ योर डिज़ायर, द साइज ऑफ योर ड्रीम एंड हाउ यू हैंडल डिसअपॉइंटमेंट अलोंग द वे। यानी कि किसी भी पर्सन का जो सक्सेस का साइज़ होता है वो किससे डिफाइन होता है? नंबर 1,
उसका डिज़ायर कितना पावरफुल है, उसके डिज़ायर में कितनी स्ट्रेंथ है। एंड नंबर 2, वो क्या है कि उसका ड्रीम कितना बड़ा है, उसकी ड्रीम में कितनी पावर है, वो कितना बड़ा ड्रीम देख रहा है। और नंबर 3 कि वो अपनी ड्रीम में आने वाले जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो एक्शन लेने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसको कैसे हैंडल करता है। ये डिफ़ाइन करता है किसी भी पर्सन का सक्सेस का मेज़र, कि उसकी सक्सेस को किस तरह से मेज़र किया जाए। कि नंबर 1 उसका डिज़ायर कितना पावरफुल है, डिज़ायर है या विश है। हाँ सक्सेसफुल होगा, ठीक तो है, वीडियो बन गई, पैसे आ गए, ये हो गया, वो हो गया, मैं ऐसे क्रिएटर बन जाऊँ, वो बन जाऊँ, ठीक है, बन के तो बन के, नहीं बने तो नहीं बने। ये नहीं होना चाहिए। डिज़ायर होना चाहिए और उस डिज़ायर में कमाल की पावर होनी चाहिए, और वही आपकी सक्सेस को मेज़र करेगा। आपके ड्रीम में कितना बड़ा ड्रीम है, छोटा ड्रीम है, हाँ मैं थोड़ा ये हो जाऊँ, बस वो हो जाऊँ, ऐसा हो जाए, बस इतने काफ़ी है, तो यही ड्रीम, छोटा ड्रीम। तो जब बड़ा ड्रीम होगा तो बड़ा डिज़ायर होना चाहिए, डिज़ायर होगा, और उस डिज़ायर के बेस पे ही आप कोई भी ऑब्स्टिकल को हैंडल करने की पावर रखते हो अपने अंदर। तो यही इन तीनों को सम अप कर दो कि डिज़ायर, ड्रीम एंड ऑब्स्टिकल्स को हैंडल करना, यही 3 पिलर्स आपके सक्सेस को मेज़र करते हैं। अपने डिज़ायर को पावरफुल कर दो ताकि वो आपके ड्रीम पर काम कर सके, उसको पूरा कवर कर ले, और उस रास्ते पे जो ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं उसको हैंडल करने में आपकी हेल्प करें। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।